पाकिस्तान इस वक़्त शुगर में जो हर साल नए केसेस का इज़ाफ़ा हो रहा है, जिसमें हम प्रेवलेंस कहते हैं, दुनिया में नंबर 1 पर आ चुका है। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारे लिए सुनने वालों से हमारी क्या गुज़ारिश है कि ये जो टाइम है, ये जो टॉक है, ये गुफ्तगू सिर्फ़ सुनने की हद तक नहीं होनी चाहिए। जब तक हम इस पे अमल नहीं करेंगे, तब तक फायदा तब नहीं तक है, किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। फायदा नहीं है। करेक्ट। तो कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं और कुछ कुछ खाने के लिए जीते हैं। तो हमें सिर्फ जीने के लिए खाना है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया 1500 साल पहले कि आपको एक रोटी की भूख है तो आधी खाएं। आज मेडिकल साइंस 1500 साल बाद कह रही है कम खाएं, कम खाएं, कम खाएं। तो बेसिकली सही खाना क्या है और कैसे खाना है? कभी बाहर के खानों में आपने ये जो हमारे सालन के ऊपर तरी होती है वो कभी देखी है? नेवर। पूरे 24 घंटों में ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 चम्मच ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं या 3 चम्मच, हद भी हुई तो। लेकिन आप ज़रा देखें तो सही कि आपके एक सालन खाने में कितना घी जाता है। हम अपनी आसानी तो हमें लगती है कि हम पैकेट वाला बच्चों को खाना दे देते हैं, लेकिन वो एक्चुअली हम अपने बच्चों को जहर दे रहे होते हैं। जो लोग स्मोकिंग और अल्कोहल कर रहे हैं और हम डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों को फिर आप क्या मैसेज देंगे? आपकी उस हेल्थ को जिसमें आप चिल कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, वो वापस नहीं कर पाएगा कोई डॉक्टर। प्री डायबिटिक है, उसको रिवर्स किया जा सकता है या उसको रोका जा सकता है। तो ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं, कंडीशंस हैं, चीजें हैं जो आप उनको बताना चाहेंगे? हमारी अगर 3 करोड़ से तादाद जो कंफर्म डायबिटीज की हो गई है और अगर पाइपलाइन में कोई करोड़ 1.5 करोड़ लगा हुआ है, बच सकता है अगर आज की हमारी बातों पे अमल कर लें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नबीहा इजाज एंड वेलकम टू माय शो। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम डायबिटीज़ के हवाले से बात करने वाले हैं, शुगर पेशेंट्स के हवाले से बात करने वाले हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो शुगर के मरीज़ हैं, ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं, उनका नंबर बहुत बढ़ता चला जा रहा है और उसकी जो एक मेन और बेसिक वजह है वो है हमारा लाइफस्टाइल। अच्छा, अब जो भी शख्स शुगर पेशेंट है उसको कहीं ना कहीं तो दिक्कत का सामना करना पड़ता ही है, चाहे वो फिजिकल टॉर्चर हो या फिर वो मेंटल टॉर्चर हो। ऑब्वियसली आपको इंसुलिन के शॉट्स लगवाने पड़ते हैं, आपको अपना रेगुलर ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है और लाइफ टाइम आपको मेडिसिन पे आपको रहना पड़ता है। तो ऐसे में आज हम बहुत आसान सी बात करेंगे, मेन बात करेंगे, और आज के प्रोग्राम में हमारे गेस्ट से जो मेरा सवाल होगा वो ये होगा कि कोई ऐसा तरीका है या ऐसी हैबिट्स हैं जिनको हम अपना के शुगर को, डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकें, स्पेशली टाइप 2 जो डायबिटीज़ है उसके हवाले से हम बात करेंगे। अच्छा, हम आज के प्रोग्राम में ये भी बात करेंगे कि हमें क्या खाना है, हमें कौन सा खाने में अपने तेल इस्तेमाल करना है, हमें शुगर कितनी लेनी है, हमें फल कितने लेने हैं और कितनी क्वांटिटी में लेने हैं, और हमें कैसे लेने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें खाना क्या है और कैसे खाना है, ये जानना नाज़रीन बहुत ज़रूरी है। तो आज के प्रोग्राम में हमारे जो गेस्ट हैं उनका मैं तारुफ करवाते चलूँ। वैसे तो आपने उनको बहुत बार स्क्रीन पे देखा है, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर अली सकलैन आज हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे। ही इज़ एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी। चूंकि शुगर और गुर्दों का चोली दामन का साथ है और ये किस तरह से, इसको साइलेंट किलर तो कहा ही जाता है, लेकिन ये हमारे गुर्दों को और दीगर ऑर्गन्स को कैसे इफेक्ट करती है, आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच डॉक्टर अली, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। जी, वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया आपका कि हमेशा की तरह सेहत पे कोई ना कोई चीज़ आपने पकड़ के रखी होती है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के हवाले से। तो हमारे जो देखने वाले हैं और स्पेशली जो लेमैन है उसको हम थोड़ा सा पहले एलैबोरेट कर देते हैं या बता देते हैं कि जो शुगर है वो बेसिकली क्या है। तो हम हमारे दोस्तों को बताते हैं कि एक तो डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि जो लाइफस्टाइल है वो दुरुस्त होना चाहिए, लेकिन जब वो ठीक नहीं होता, हम सारी ज़िंदगी अपने खाने में बेहतियाती बरत रहे हैं और ऑब्वियसली जो जेनेटिक्स हैं वो भी इसमें बहुत अहम किरदार ऑब्वियसली अदा करती हैं, तो फिर हमें जो है वो डायबिटीज़ हो जाता है। तो डायबिटीज़ बेसिकली क्या होती है कि हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में जाके ब्रेक डाउन होता है और उसके बाद वो ग्लूकोज बनता है। फिर देन देयर इज़ पैंक्रियाज हमारी बॉडी में, जो कि उनके बीटा सेल्स इंसुलिन रिलीज करते हैं जिनको की कहा जाता है। और अगर जो ये की हैं बेसिकली फिर इस ग्लूकोज को सेल्स तक लेके जाएंगे, जो कि फिर जो है अगर ये काम नहीं करते तो वही जो ग्लूकोज है फिर वो उन सेल्स की बजाय हमारी बॉडी में जाएगा, जिसको हम
शुगर कहते हैं। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा तो मैंने बताने की कोशिश की है, बाकी अब आप एलिब्रेट करेंगे हमारे देखने वालों के लिए। वैसे एक बात की मुझे नबीहा खुशी हुई है, मुझे अब आप बता रही थी तो मुझे लग रहा था कि शायद एमबीबीएस कर लिया आपने। चलें, एनीवे हम और आसान रखते हैं लोगों के लिए ना तरह। सबसे पहले तो मैं थोड़ा-सा डाटा इसके बारे में, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपने चुना है। शुगर पाकिस्तान तरक्की के हिसाब से अब बताने लगा हूँ। पाकिस्तान इस वक़्त शुगर में जो हर साल नए केसेज़ का इज़ाफ़ा हो रहा है, जिसमें हम प्रेवलेंस कहते हैं, दुनिया में नंबर 1 पर आ चुका है। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारे लिए कि नंबर 1 जिसमें हम होना चाहिए था, उसमें हम नहीं होते, और आप देखें कि हम किस में नंबर 1 हैं। अगली बात, पाकिस्तान में इस वक़्त जो शुगर के मरीज़ों की तादाद है, वो 3 करोड़ से भी तजावज़ कर चुकी है। मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान का हर 5वाँ या छठा शख्स शुगर की बीमारी में मुब्तला है। अब आप ये 2 चीज़ें देखें कि नंबर 1 होना प्रेवलेंस के हिसाब से, तादाद के हिसाब से हम देख लें कि इस वक़्त हर 5वाँ छठा शख्स। आपने चूँकि इसमें किडनी का थोड़ा-सा ज़िक्र कर दिया, साथ ही बता दूं कि हर 7वां पाकिस्तानी गुर्दे की किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला है। तो ये एक ऐसा डाटा है कि जो हमें हिला देता है, बीइंग अ मेडिकल स्पेशलिस्ट, कि क्या हो रहा है, क्यों ये बात इस तरफ जा रही है। तो आज चूंकि आपका ये जो प्रोग्राम है, मैं समझता हूँ कि नाजरीन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं और आप टीवी पे बैठकर ये टॉक तो कर देते हैं, सुनने वालों से हमारी क्या गुजारिश है कि ये जो टाइम है, ये जो टॉक है, ये गुफ्तगू सिर्फ सुनने की हद तक नहीं होनी चाहिए। जब तक हम इस पे अमल नहीं करेंगे, तब तक फायदा तब नहीं तक है, किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। फायदा नहीं है। करेक्ट। तो शुगर को मदर ऑफ ऑल डिजीज़ेज़ कहा जाता है, यानी कि सारी बीमारियों की माँ है। सर से पाँव तक आपका हर हिस्सा इसमें मुतासिर होगा। जो आप वाली बात थी वो नाज़रीन को आसान करके बताता हूँ। जो भी हम खा रहे हैं या पी रहे हैं, ये हमारे जिस्म में जब मेटाबोलाइज़ होता है लिवर में जाकर, उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट्स या कैलोरीज़ आप आसान लफ्ज़ों में ले लें, आपने कंज़्यूम की हैं। अब जिस्म में लबलबा पैंक्रियाज़ एक ऐसा हिस्सा है जो अल्लाह ताला ने रखा हुआ है कि इसने इन लेवल्स का बैलेंस रखना है शुगर का, क्योंकि आपकी आटे में भी शुगर जा रही है, चावल में भी शुगर जा रही है, कोई भी आप खाना खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स तो जा रहे हैं ना। अगर ये चीज़ें जिस्म में बैलेंस आउट ना हो तो जिस्म की लेवल कहाँ पे पहुंचे, तो फिर लबलबा हमारा नॉर्मल हर इंसान में हर खाने पीने के रिस्पॉन्स के मुताबिक इंसुलिन का कुदरती इखराज करता है। वो क्या करती है इंसुलिन, कि उसने पैदा की और जो हमने खाया पिया था, जो ब्लड में जितनी ग्लूकोज बनी, उसको उसने बैलेंस कर दिया। ये नॉर्मल सेहतमंद लोगों के लिए, और जिससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब शुगर में क्या हो रहा है, शुगर में ये हो रहा है कि 2 चीजें हैं, या तो लबलबा इंसुलिन बना ही नहीं रहा, वो जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम है कि उससे इंसुलिन बन ही नहीं रही, तो तब भी आपके जो ब्लड में शुगर के लेवल हैं वो ज्यादा रहे, क्योंकि अब उसको बैलेंस करने का तो निज़ाम नहीं है। और ये अगर बन ही नहीं रही, इसको हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज। 2 किस्म की होती है जो ज्यादातर हम सोचते हैं। अगर लबलबा इंसुलिन बना रहा है लेकिन वो इंसुलिन इफेक्टिव ही नहीं है, वो असर ही नहीं कर रही, या उसकी रेजिस्टेंस बन गई है कि जो ब्लड के लेवल को उसने इंटरेक्ट करके जो शुगर को उसने लो करना था वो असरअंदाज ही नहीं हो रही, इसको हम कहते हैं टाइप 2। तो ये फर्क है। तो टाइप 1 को में इंसुलिन बन ही नहीं रही, आसान लफ्जों के लिए, दूसरे में बन रही है लेकिन असर नहीं कर रही। बस इतना सा सादा सा अपने लोगों के लिए याद होना चाहिए। अब जहां पे बन नहीं रही वहां का इलाज मुख्तलिफ है, और जहां पर ये बन रही है लेकिन असरअंदाज नहीं हो रही, वहां पर इलाज मुख्तलिफ है। तो ये था। अब अगली बात, जब आप आगे आते हैं
तो मैं इसके लेवल्स भी बताऊंगा। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बड़े आसान अल्फाज में हमारे देखने वालों को और हमें समझा दिया कि टाइप 1 और टाइप 2 की डायबिटीज़ में एक्चुअली फ़र्क क्या है, पैंक्रियाज और इंसुलिन किस तरह से वो कल्प्रेट हो सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं मेन कल्प्रेट की बात करूं और हम शुरू से ही पकड़ें कि उस पॉइंट पर जाएं कि शुगर होने के अंदर जो मेन किरदार है वो क्या है, आया वो जेनेटिक है, हमारा बैड लाइफस्टाइल है, या फिर जो लोग कहते हैं कि मीठा ज़्यादा खाया तो डायबिटीज़ हो गई। तो इसका आगाज़ कहाँ से होता है? जी, बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन इसको मैं थोड़ा-सा इस पे जाने से पहले एक कमेंट कर दूँ, जो पिछले सवाल के साथ ही है, कि हमने ये तो बता दिया नाज़रीन को कि शुगर कैसे यानी कि ब्लड में हाई रहती है, जिसमें हमने कहा कि इंसुलिन नहीं बनती, यहाँ असरअंदाज़ नहीं होती। अब कब हम कहते हैं कि शुगर हो गई है, ये तो बड़ा ज़रूरी है जानना। नॉर्मल शुगर लेवल ब्लड में होते क्या हैं और फिर हम इन फैक्टर्स की तरफ आ जाते हैं। अगर किसी भी इंसान को सुबह खाली पेट, जो फास्टिंग हम ब्लड शुगर कहते हैं, अगर वो 126 से ज़्यादा निकल आए, 126, तो मतलब ये हुआ कि वो डायबिटिक है। ये फास्टिंग के लेवल में नाज़रीन के लिए बयान कर रहा हूँ। घर में रैंडमली चेक करें, किसी की फास्टिंग अगर 126 से ऊपर आ गई है, 140 आ गई, 130 आ गई, 150 आ गई, तो वो डायबिटिक है। सही। अगर रैंडम यानी कि दिन के किसी भी हिस्से में आप चेक करते हैं और वो 200 से ज़्यादा आ गई, तो तब भी हम कहेंगे कि ये पेशेंट डायबिटिक है। अब एक टर्म है, आजकल उसका बहुत शोर है, और मैं समझता हूँ कि ये जो डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में या मैनेजमेंट में उसका बड़ा रोल होना चाहिए, वो है प्री डायबिटीज़। सही। ये एक ऐसा एरिया है कि जो नॉर्मल लोगों से और जिनको शुगर कन्फर्म हो गई है उनके दरमियान वाला हिस्सा है। अब नॉर्मल शुगर फास्टिंग 100 से नीचे रहनी चाहिए, 110 से आप कह दें कि नीचे रहनी चाहिए। 110 से 126 के दरमियान अगर जिसकी निकलती है ना, उसको हम कहते हैं प्री डायबिटीज़, यानी कि अभी वो डायबिटीज़ की कैटेगरी में नहीं है, लेकिन वो उस ग्रे एक ज़ोन में आ गए हैं कि उनको वार्निंग मिल गई है कि आपको शुगर हो जानी है, 110 से 126 के दरमियान। इसी तरह रैंडम मैंने कहा था 200 से ऊपर हो तो शुगर हो जाती है, तो अगर 180 से 200 के दरमियान निकल आई है, तो वो भी प्री डायबिटीज़ है। तो ये नाज़रीन को लाज़मी याद रखने चाहिए, आसान 2 लाइनों में। ये हर जो मुल्क है, अगर हम इसके पैमाने की बात करें, तो ये जो आपने बताया कि ये WHO के अकॉर्डिंगली है, अगर हम डिफरेंट कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पर ये पैमाना शुगर के लेवल को चेक करने का डिफरेंट है। कहीं पे 100 है, कहीं पे 150 है, कहीं पे 200 है। तो इसमें थोड़ी-सी कोई कन्फ्यूज़न मौजूद है, आप कोई समझते हैं? कन्फ्यूजन नहीं है। ये सारे जो पैरामीटर्स मैं बता रहा हूँ, ये कंसेंसस है सारी दुनिया की तमाम गाइडलाइन के मुताबिक। कन्फ्यूजन हम कहाँ पे होते हैं कि यूनिट्स का फ़र्क होता है। जो बाहर में कुछ ऐसे हैं कि जो माइक्रोमोल, मिलीमोल में लेते हैं और कुछ है मिलीग्राम में। हम बात कर रहे हैं जो हमारे पैरामीटर यहाँ पे मिलीग्राम के इस्तेमाल होते हैं। पूरी दुनिया की गाइडलाइन के मुताबिक 110 से नीचे फास्टिंग शुगर नॉर्मल है, 110 से 126 के दरमियान प्री डायबिटीज़ है, 126 से ऊपर डायबिटीज़ है। रैंडम पे आ जाएँ, 180 से नीचे-नीचे नॉर्मल है, 180 से 200 के दरमियान प्री डायबिटीज़ है और 200 से ऊपर डायबिटीज़ है। ये अंडरस्टूड है। अब आते हैं आपका सवाल कि फैक्टर्स। अच्छा, शुगर का मैंने कहा था ये मदर ऑफ ऑल डिजीज़ेज़ है। इसमें कोई एक फैक्टर इसका कल्प्रिट हम नहीं कह सकते। रीज़न, जेनेटिक फैक्टर बिल्कुल हैं, मोटापे का फैक्टर बिल्कुल है, स्मोकिंग का फैक्टर बिल्कुल है, अल्कोहल का फैक्टर बिल्कुल है, चीनी का इस्तेमाल। अच्छा, ये इसको ज़रा क्लियर करने की ज़रूरत है और ये नाज़रीन को आज एक बड़ा अहम पैगाम यहाँ पे जाना चाहिए। हमारे यहाँ ना एक मिथ है कि जी इसको शुगर इसलिए हो गई है कि ये चीनी या मीठी चीज़ें बड़ी खाता था। तो ऐसा नहीं है। वो उसकी शुगर बीमारी यानी कि कॉज़ नहीं हो सकती। ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल। जी।
डायरेक्ट वो कॉज नहीं नहीं। बनती। अब कैसे होगा? ऑलरेडी वो कैरियर था, मसलन जेनेटिक इफेक्ट क्या आता है, हम पहले उस पे करके तो इसको लिंक कर देता हूँ। अगर आपके दो पेरेंट्स, मदर और फादर, दोनों में से किसी एक को शुगर है, तो जो बच्चे पैदा होंगे वो अपने वालिदैन से ही जीन्स ले रहे हैं ना, ये तो एक लॉ है ना नेचर का। तो इसका मतलब ये हुआ कि मदर की तरफ से वो कैरी तो कर गए जीन्स, कि जो डायबिटिक जीन्स उसकी मदर ने उनको ट्रांसफर किया। 25% बच्चे जेनेटिक रूल के मुताबिक इम्कान है, प्लस माइनस ऑलवेज इज देयर, तो वो डायबिटिक होंगे अगर सिंगल पेरेंट डायबिटिक है। अब जो दोनों माँ बाप अगर शुगर वाले हैं और उनके बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, उनमें 50% जेनेटिक लॉग ये कहता है, प्लस माइनस इज ऑलवेज देयर, लेकिन 50% चांसेस हैं कि वो जीन्स कैरी करके तो आगे डायबिटिक हो जाएंगे। अब क्या हुआ कि इसका मतलब है कि मैंने कहा कि हर छठा पाकिस्तानी शुगर में मुब्तला है, मतलब ये हुआ कि हर घर में, मेरे आपके हर घर में एक आध बंदा लाजमी शुगर का होगा हमारे एल्डर्स में से। तो मतलब ये हुआ कि मैं और आप भी कैरियर हैं, हम कैरीज तो अपने माँ बाप के जीन्स को कर रहे हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पे रोल है कि जो मीठे का इस्तेमाल, जो चीनी का इस्तेमाल अपने जिस्म में ज्यादा कर रहा है, उससे क्या हो रहा है, उससे बीमारी नहीं हो रही, उससे हो ये रहा है कि कंज्यूम कैलोरीज वो ज्यादा कर रहा है, उससे वो मोटापे का शिकार, वेट गेन करेगा ना। तो इन फैक्टर्स में हमने मोटापे की बात की थी, वो जैसे ही वेट गेन करेगा तो उन बहन भाइयों में से उसका नंबर पहले आ सकता है। एंड दैट हैपेंड इन अ फैमिली के जो मैं बड़ी क्लोजली जानता हूं, कि वो 5 बहन भाई हैं, मदर डायबिटिक थी, तो अब चौथे नंबर वाली को शुगर हो गई। तो सवाल पूछा ये गया जी कि पहले जो 3 हैं उनको क्यों नहीं हुई? तो जब उन पांचों को देखा गया तो उसमें जो चौथे नंबर वाली थी वो ओवरवेट थी, और अच्छी खासी ओवरवेट थी, और ऊपर वाले 3 अपना नॉर्मल वेट अकॉर्डिंगली मेंटेन कर रहे थे। तो मैंने उनको फौरी उसी वक्त उसका आंसर दिया कि इसके जल्दी होने की रीजन में इसका लाइफस्टाइल था कि ये क्यों मोटापे का शिकार हुई। हाँ, ये चीज आगे जाके डिस्कशन में आएगी कि अगर ये चीज को कंट्रोल रखती तो वो डायबिटीज डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे कंट्रोल कर एक सकती। चूंकि हम हमारे लोगों के लिए प्रोग्राम हमने खासकर ये डिज़ाइन किया है कि उनको हम एजुकेट कर सकें और ख़ुद भी हम कुछ सीख सकें, तो हम हमारी सोसाइटी की भी थोड़ी सी माइंडसेट की मैं चाहूँगी कि हम बात कर लेते हैं, और आप चूंकि उसके ऊपर बहुत अच्छी बात करते हैं, तो इस हवाले से उनके मुताबिक बात करना बड़ा ज़रूरी है। मैंने बहुत लोगों से एक बात सुनी है, और आई एम श्योर कि आप इस फील्ड में रहते हुए आपने तो ये बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा कि अक्सर लोग जो कि स्मोकर्स होते हैं वो ये बात करते हैं, या अल्कोहलिक होते हैं, या जिनका लाइफस्टाइल ख़राब होता है, वो ये कहते हैं कि भाई चले तो सब नहीं जाने दुनिया से। एक जो स्मोकिंग शख्स नहीं करता या नॉन अल्कोहलिक है या जो अच्छे तरीके से खा रहा है, वो भी किसी ना किसी डिजीज़ के तहत चला गया, और एक इंसान वो है जो कि सब कुछ कर रहा है तो वो भी चला गया। अब मैं आपसे ये गुजारिश कर रही हूँ कि आप ऐसे जो माइंडसेट रखने वाले लोग हैं, उनको हम थोड़ा-सा ज़रा उनकी काउंसलिंग करना, चूँकि आप बहुत अच्छी बात करते हैं, ये भी हम पे फ़र्ज़ है कि हम उनको बताएँ, इनको समझाएँ कि जाएँगे तो हम सभी इस दुनिया से, ये तो कुदरत का एक रूल है, लेकिन जिसने अच्छा लाइफ़स्टाइल मेंटेन किया होगा, वो ज़रा कम पेन में चला जाएगा, मैं ज़रा बड़ा कम दिक्कत होगी खूबसूरत उसको। मिसाल आपको देता हूँ कि आपने बड़ी अच्छी बात की है, और ये जो मैंने आगाज में कहा था ना कि लोग सुन के इस पे अमल करें, बेसिकली ये वही है। लेकिन अब जरा माइंडसेट की बात कर लें पहले। कतई तौर पर इसको कोई भी ये ना समझे कि हम किसी शहर को या किसी चीज को, ये एक मिसाल के तौर पर लिया जा रहा है। गुजरांवाला ले लेते हैं। अब मेरे पास एक पेशेंट आता है, ये उन दौर की बात है कि मैं कोविड से पहले एवरी फ्राइडे गुजरांवाला में प्रैक्टिस करता था। तो जब कोविड आया तो फिर मैंने स्टॉप लगा दिया। पेशेंट मेरे कैबिन में आता है, 127 किलो वजन है, 127 केजी। अब चूंकि मेरे पास ज़्यादा पेशेंट बीइंग अ नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी के आते हैं, और दुनिया में किडनी डिजीज़ की सबसे बड़ी वजह ही शुगर है,
तो मेरे ऑलमोस्ट 70% पेशेंट शुगर वाले हैं, डायबिटिक होते हैं। मैंने उससे पहले पूछा, जी आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम, क्यों आप आए हैं, तकलीफ? डॉक्टर साहब कमज़ोरी बढ़ी है, पहला जवाब। अब मैंने वैसे ही, मेरा एक अपने पेशेंट के साथ ना ज़रा फ्रेंडली माहौल होता है। मैं कहा जनाब अगर 127 किलो ते ਤੁਹਾਨੂੰ कमज़ोरी है तो मेरा की बनेगा? हँस पड़े हम। जी। मैसेज उनको देना हाँ। था कि 127 केजी वज़न बहुत ज़्यादा है। चलें एनीवे, उसकी मैंने अब रिपोर्टें देखी, मुआयना किया। उसके बाद उनकी क्रेटिनिन थी 9, जो कि बिल्कुल किडनी फंक्शन 5% से भी कम था, और वो डायलिसिस का कैंडिडेट था। मैंने उसको अब समझाना शुरू किया। मैंने कहा यार आप इतनी खराब रिपोर्टें लेके आए हैं, तो आपने अपना इलाज या अपनी चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं दी। तो बहरहाल अब तो सूरत-हाल ये है कि डायलिसिस के बगैर हमारा गुज़ारा नहीं होगा। हमें बाजू पे फिस्टुला बनाना पड़ेगा, और तीसरी बात ये है कि कुछ खुराक की अब आपको तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी अगर हमने इस बीमारी को आगे लड़ना है और करना है। वो मैं बड़े सुनता रहा, बड़े आराम से। उसके बाद जब मैंने समझा दिया, कहता है, नुस्खा भी उसको लिख दिया है। कहता है डॉक्टर साहब मैंने आपकी सारी बातें सुनी हैं और मानूँगा, पर एक बात नहीं मैंने माननी। अच्छा, अब गुर्दे का जो डॉक्टर है ना, वो फ़ौरी ये सोचता है कि ये डायलिसिस से इनकार करेगा, क्योंकि हमारे मुआशरे में डायलिसिस का भी एक बहुत बड़ा खौफ है। पहला ही उसने लफ़्ज़ कहा कि डायलिसिस भी कराऊँगा। अब मेरा कंप्यूटर घूम गया कि मुश्किल तरीन चीज़ तो मान बैठा है, तो बाकी क्या रह गया? कहता है बाजू पे फिस्टुला भी बनवाऊँगा। मैंने कहा चलो, गुर्दे का इलाज तो सारा ये मान बैठा है। कहता है जो तीसरी बात आपने कही है ना, खाने की परहेज़ की, वो नहीं जी मैं करना। अब मैंने कहा कि यार क्यों नहीं करना? ये ज़रूरी है आपकी बीमारी के लिए? कहता है डॉक्टर साहब अल्लाह मियाँ ने इंसान को खाने-पीने के लिए पैदा किया। ये उसके अल्फाज़ हैं एज़ इट इज़। मैंने कहा अच्छा, ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਰਨਾ ਜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚ बोल के जा रहा हर चीज़ मनांगा पर खाने शाने देखो नहीं मना। चला गया। अब ऐसे माइंडसेट को आप आप कैसे कैसे ठीक करेंगे? करेंगे? अल्टीमेटली मुझे उसे कहना पड़ा। मैंने इसलिए कि खाने की उस वक़्त इम्पोर्टेंस कम थी, उसके डायलिसिस जो कि उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए ज़रूरी था वो अहम था। तो मैंने उससे एग्री कर लिया। अच्छा यार तुम ये काम तो करो। मैंने कहा कि अब स्टेज वाइज़ इसको हम डाइट पे भी ले आएँगे। तो पहले नंबर पर ये है कि बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट हमें दिमागों से निकालना होगा कि अल्लाह ताला ने हमें खाने-पीने के लिए पैदा किया। अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर और भी बहुत कुछ डाला हुआ है। जब तक हम, ये वो बात मिसाल थी कि कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं और कुछ खाने के लिए जीते हैं। तो हमें सिर्फ जीने के लिए खाना है। यहाँ पे आजकल मैं मिसाल दे रहा हूँ अपने मरीज़ों को कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया 1500 साल पहले कि आपको एक रोटी की भूख है तो आधी खाएं। आज मेडिकल साइंस 1500 साल बाद कह रही है कम खाएं, कम खाएं, कम खाएं। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है। तो चलें, अगर हम मेडिकल नहीं मानते तो हम इस्लामी तौर पर रिलीजियसली मान लें ना, तब भी हम अपनी चीज़ों को दुरुस्त कर सकते हैं। तो ये अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने, एक तो हमने जो हमारे लोगों का जो माइंडसेट है इस पर तो हम आ गए। अब हम थोड़ा-सा उस लाइफ़स्टाइल की और अब हम उन हैबिट्स की बात कर लेते हैं। एक तो खाना-पीना हमारा गलत, हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो तो हैं, जैसा कि इस पेशेंट की भी आपने एग्ज़ाम्पल दी कि उसने मना किया। उसके अलावा हमारी जो ओवरऑल हमारा जो रहन-सहन है, हमारा जो लाइफ़स्टाइल है वो टोटली चेंज हो चुका है हमसे जो पहले की जनरेशन थी या जो उनसे पहले थी, और जो अब की जेन ज़ी हैं, टोटली इट इज़ चेंज्ड। तो अगर हम लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन की बात करते हैं, और हम, क्योंकि सारे हेल्थ कॉन्शियस लोग ही ऑब्वियसली हमारा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, हमारा शो देख रहे होंगे, तो वो अपने आप को हेल्दी भी रखना चाहते हैं तभी वो सुन रहे हैं, और गिल्ट फ्री खाना एन्जॉय भी करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आपके पास क्या टिप्स हैं? जी, आपने ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया है। अब आप देखें, पहले नंबर पर तो चलें थोड़ी-सी हम इस तरह इसको लेके चल पड़ते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि जेनेटिक फैक्टर होते हैं, जिस तरह मैंने कहा मोटापे का इफ़ेक्ट होता है, जिस तरह मैंने कहा कि स्मोकिंग का, अल्कोहल का है, अब लाइफ़स्टाइल में और क्या आ जाता है। पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की जो अगली ख्वाहिश है, पता है आपको क्या है?
रिमोट के ऊपर एसी चल जाता है, चल जाता है। रिमोट के ऊपर अब आपकी लाइटें भी ऑन हो रही हैं, आपको पता है कि ये भी अब लेटेस्ट सारे घरों में जी, के बटन भी उठ के ना बंद करना पड़े। टीवी तो बड़े अरसे टीवी से ही को भी रिमोट के कमांड ऊपर आप जो फोन से दे वो सकते हैं, सारी टाइप करने की भी दिक्कत नहीं है। ज़रूरत आ गई। अगली ख्वाहिश पाकिस्तानी कौम की ये है कि ऐसे शॉपिंग सेंटर बनने चाहिए कि हम गाड़ी के अंदर जाएं और गाड़ी में से ही हम शॉपिंग करते हैं। ये मिसाल किस तरफ गई? आप उठना ही नहीं चाहते, फिजिकल वॉक एक्सरसाइज ही नहीं करना चाहते। अब नबीहा बात देखें, जो आप खा रहे हैं सारा दिन, जितनी कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हैं, जब तक आपने उनको बर्न नहीं करना, उनको जलाना नहीं है, तो आप कैसे अपनी चीज़ों को मैनेज रख सकते हैं? अब ख्वाहिश तो है कि जी गिल्ट नहीं होना चाहिए, हमने अच्छा खाना है, ज़रूर खाएं। कभी किसी किसान का आपने पेट निकला देखा है? किसान 10 रोटियां खाता है, एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, मक्खन खाता है, खालस दूध घर का पीता है, देसी घी खाता है, लेकिन गाड़ी में नहीं घूमता। स्मार्ट स्मार्ट है। क्यों? सारा दिन खेतों में काम करना है, कैलोरीज बर्न करनी है, किलोमीटर्स के हिसाब से उसने पैदल चलना है, वो गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करता। आल्दो के अब उन पे भी बुरे असरात मैं देख रहा हूं कि अब जो किसान हैं वो भी इस अर्बन जो ये शहरी लाइफस्टाइल है ना, इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, और ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि अब उनमें वो बीमारियां आना शुरू हो गई हैं, आ जाएंगी, बल्कि आ चुकी आ हैं, चुकी हैं। कि जो कभी हम ये सोचते थे कि जो ये शहरों यहाँ पर में है, वो अक्सर शहरों में। बीमारी, तो कि शहरों की बीमारी अगर हमारे नाजरीन अच्छा खाना रखना चाहते हैं, हमारे प्रोग्राम का कतई ये मतलब नहीं है कि हम उनको किसी चीज़ों से खाने से रोक रहे हैं, तो फिर एक बात वो हमारी माने कि हर पाकिस्तानी शहरी 1.5 घंटा जिम करे, 1.5 घंटा वो ब्रिस्क वॉक करे, तो उसके साथ वो फास्ट फूड खाना चाहता है, खा लो भाई। अगर वो घर की फूड खाना चाहता है, खा ले। तो फिर तो हम उस लाइफस्टाइल में उनको कुछ नहीं मना कर रहे ना। आपने कोशिश करें कि आप गाड़ी उस प्लाजा से या उस मॉल से दूर खड़ी कर लें, चलें कुछ, आप थोड़ा पैदल चल जाएं। मॉल के अंदर लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, आप सीढ़ियां इस्तेमाल कर लें। अब हॉस्पिटल हैं हमारे, रैंप्स बने हुए हैं। अब मेरे साथ जितने मेरे स्टूडेंट मेरे से हाफ उम्र के हैं, मैं उनको जब रैंपों पे चढ़ाता हूँ, सर आप लिफ्ट क्यों नहीं इस्तेमाल करते? भाई यू आर इन 30s और आप बात कर रहे हैं लिफ्ट इस्तेमाल करने की। तो फिर ये नबीहा, ये जो लाइफस्टाइल की बात खाने के हवाले से है ना, खाने में फिर रेस्ट्रिक्शन हमें लगानी पड़ेगी। करेक्ट। अदरवाइज ना डायबिटीज कंट्रोल होनी। और डायबिटीज के साथ एक और मसला, अब आप देखें कि डायबिटीज के साथ ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ब्लड प्रेशर और हमारे बेसिकली जैसे कि आप गुर्दों और दीगर ऑर्गन्स को शुगर, वी ऑल नो कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी बात की कि ये अफेक्ट करती है, लेकिन चूंकि अभी खाने की और हम लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, तो आपने पहले भी जिक्र किया कि हम मेन कल्प्रेट चीनी को मानते हैं कि ये मेन कल्प्रेट है, उस पर आपने डिटेल दे दी। लेकिन उसके अलावा जो हम घर का खाना खा रहे होते हैं, हम समझते हैं कि अच्छा अब हम घर का खाना खा रहे हैं, हम तो सादा खाना खा रहे हैं, तो वी आर ओके विद दैट। सो एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो कि 3 टाइम हमारे खानों में इस्तेमाल होता है और जिस पर हम बात नहीं करते हैं, वो होता है बेसिकली ऑयल। कि हमारे जो घर का घी है या जो तेल है, हमारा जो खाना जिसमें तैयार हो रहा है वो किस में हो रहा है। जो हम रोटी खा रहे हैं बेसिकली उसमें भी शुगर है। जो हम फ्रूट्स खाते हैं, हम में से कोई 150 ग्राम के हिसाब से एक बाउल फ्रूट का नहीं लेगा। आम आएंगे तो हम किलो के हिसाब से लोग आम खा जाएंगे या कोई भी चीज़ खा जाएंगे। तो बेसिकली सही खाना क्या है और कैसे खाना है, इस पर मैं चाहती हूँ कि अगर आप थोड़ा सा बात करें। आपका ख्याल है कि पाकिस्तानी मान लेंगे? हम कोशिश कर सकते हैं, पर लाहौर मान लेगा। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। यस। लेकिन बहरहाल इस पे आना पड़ेगा। अगर हम ये पहले नंबर पे जिस पे आ चुके हैं और अगर हम इसमें पीछे जाना चाहते हैं, और आप जो सोच रही हैं अपने दिमाग में कि इस पॉडकास्ट का मकसद ये होना चाहिए कि जी क्या शुगर रिवर्स हो सकती है ये बीमारी, तो फिर तो कुछ हम करेंगे तो शायद एक चांस हम पैदा कर सकें। अब देखें बात क्या है, चीनी का बेदरेग इस्तेमाल
और उसके बाद हमने बात की कि लाइफस्टाइल की, कि जब आपने उसको बर्न ही नहीं करना। अब आपने कभी अब्रॉड ट्रैवल किया बाहर? जी। कभी बाहर के खानों में आपने ये जो हमारे सालन के ऊपर तरी होती है वो कभी देखी है? नेवर। तो रोटी भी नहीं मैं खाते, इस वक्त उनके घर दुनिया में रोटी का के झंझट ही नहीं है। मैं दुनिया के कोई 20 से ज्यादा ममालिक देख चुका हूँ, कहीं नहीं देखा। और पाकिस्तान में पता क्या है, अगर आपने, अब ये बात मैं अपने ऊपर, मर्दों के ऊपर जरा ले जाता हूँ, कि अगर खाना हमें मिलता है ना और उस सालन के ऊपर वो तरी नहीं है, तो सालन ये क्या कर रिजेक्ट कर दिया जाता है कि एस खातून हूँ, एस फीमेल हूँ, सालन माँ ने पकाना कुछ नहीं नहीं सिखाया, आता। ये भी कहते हैं। यस। अलमिया यहाँ पे शुरू हो गया है कि घी और ऑयल की क्वांटिटी आपके हर खाने में जा रही है। अच्छा, अब देखें, कार्बोहाइड्रेट में से 4 ग्राम अगर आपने कार्बोहाइड्रेट लिया है तो आप 1 कैलोरी प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पर तो डबल है फैट के साथ, बिल्कुल। कि 1 ग्राम, सॉरी रिवर्स कर गया, कि 1 ग्राम के साथ 4 कैलोरीज और इधर 1 के साथ 9, तो डबल से ज्यादा काम हो गया। अब ये यानी है कि फैट और कार्ब्स का बेतहाशा अब ये इस्तेमाल और दो कॉम्बिनेशन। चीजें, अब हर कोई, अच्छा एक और भी हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे एक और हम बड़ा अमल करते हैं कि जी खाने के बाद मीठी चीज़ ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि जी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने भी तो देखें, उनकी बाकी सुन्नतों पे भी अमल किया जाए। जितनी वो वॉक करते थे, जितना पहाड़ों पे चढ़ते थे, जितना काम करते थे, करें तो वो चीज़ें आपकी बर्न होती हैं। लेकिन अब तो नहीं। अब ये कहकर इसको हम ये नहीं बहाना ले सकते। अब आप इधर से ऑयल के साथ पूरे 24 घंटों में ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 चम्मच ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, या 3 चम्मच हद भी हुई तो। लेकिन आप ज़रा देखें तो सही कि आपके एक सालन खाने में कितना घी जाता है। तो जब आप इस घी को मिकदार को कम नहीं करेंगे, या ऑयल फ्री, अब मैं मरीजों को आजकल हाथ जोड़ के कहता हूँ कि यार आपने चिकन खाना है ना, आप फ्राई ना करें, आप उसमें घी ना डालें। अगर आप उसको ग्रिल कर लेते हैं, आप उसको स्टीम कर लेते हैं, उसको बॉयल कर लेते हैं, पेट ही भरना है ना, तो ये वाली चीज़ आपके मोटापे का बायस नहीं होगी, क्योंकि उसमें कैलोरीज कम हो गई। तो ऑटोमेटिकली, अब आपने एक बात की, एक प्लेट है जी। खाने की, एक प्लेट है, उसके हम 4 हिस्से बना लेते हैं। देखिए, उसका एक पोर्शन सब्जियों का होना चाहिए, एक पोर्शन उसमें फ्रूट आ जाना चाहिए, एक पोर्शन पे आपकी थोड़ी सी जो भी सालन या इस तरह की है, और एक पोर्शन आपकी चपाती या ब्रेड वाला आ गया। अब एक प्लेट के 4 हिस्सों को, अब क्या हो रहा है इस वक्त, वेजिटेबल से, सब्जियों से हम दूर हो गए हैं। इस वक्त फल सिर्फ शुगर का मरीज़ ये सोचकर ज़रूर खाता है कि जी मुझे एक फल की इजाज़त है, शुगर 500 पे है, एक फल की इजाज़त है। भाई एक फल की इजाज़त है उन लोगों को जिनकी डायबिटीज़, जिनके ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल्ड हैं। पढ़ें तो सही। आप ये बहाना लेके कि नहीं जी एक कहा, हाँ यस हम कहते हैं, लेकिन उनको कहते हैं अगर आपकी 400-450 पहले शुगर है, पहले उसको नीचे लेके आएँ, फिर आप ये चीज़ें करें। अब आपने खुद कह दिया कि जब मैं उनको एक फ्रूट की बात कर रहा हूँ, तो हमारे यहाँ तो उनका पेट ही नहीं भरता, वो तो किलो किलो खा जाते हैं, आधा किलो। कौन इस पर ट्रस्ट करेगा? अच्छा, इसमें ना फैमिली का भी बड़ा किरदार है। पेशेंट एक है, लेकिन फैमिली वाले भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं कि जब वो अपने मुआलजीन के पास, तो अपने माँ बाप को या अपने घर के उस फ़र्द को, बच्चे को लेके तो जाते हैं, घर आकर जज्बात में वही उनकी हर गलत डिमांड भी पूरी कर रहे होते हैं। फिर इलाज, फिर ये शुगर का वापस होना, फिर अपनी सेहत को मेंटेन करना कैसे मुमकिन है? तो बैलेंस जब तक नहीं होगा, बैलेंस में यही है कि सब्जियों का इस्तेमाल अच्छा रखें, बैलेंस यही है कि ऑयल और चीनी का इस्तेमाल अपनी लाइफ से, जब तक आप एक्टिव लाइफस्टाइल में नहीं आ जाते, तो मैं तो यही कहूँगा कि उसको डिलीट कर दें। अच्छा, अब हम इसकी रिप्लेसमेंट क्या करते हैं? अभी एक मैं मिसाल देता हूँ कि फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट मेरे पास आई है, और माँ उसकी डायबिटिक है 10-11 साल से। तो वो उनको ले आई कि जी मेरी बेटी को तो शुगर हुई। डॉक्टर साहब, एंड शुगर फर्स्ट ईयर, इसमें तो शुगर हो ही नहीं सकती इस उम्र में। मैंने कहा जी क्यों नहीं हो सकती?
1 साल के बच्चे को भी हो सकती है। अब फर्स्ट ईयर में उसको शुगर होने का मतलब ये है कि वो टाइप 1 में है। अच्छा, अब टाइप 1 में है चूँकि मदर डायबिटिक थी, लेकिन अब टाइप 1 उसको इस एज में क्यों आ गई? तो मैंने जो पहली एक एग्जांपल कोट की थी ना बहन भाइयों वाली, कि चौथे नंबर वाली को हो गई। अब जब उसका वेट किया गया है तो उसका फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट का वेट इस वक्त पता कितना है? 101 kg। अब आप मुझे बताएं कि उसको क्यों ना हो, जबकि हम इनके फैक्टर्स में बात कर चुके हैं कि मोटापा, और अगली बात ये है कि शुगर, गुर्दे, ब्लड प्रेशर, इनके बाद जो अगली पाकिस्तानी कौम की जो टॉप रेंज में हम आने वाले हैं ना, वो ओबेसिटी है, ओबेसिटी, वो और शायद मोटापा हम है। उसके बहुत, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो उस बच्चे तरह तो से इस वक्त सारे के सारे, फिर आई मैंने इसकी जब हिस्ट्री ली है, वो उसकी माँ खुद कहती है जी फास्ट फूड के अलावा तो इसका खाना ही कोई नहीं है। नहीं है। अब आप देखें अच्छा, ना, अब पेरेंट्स का भी यहाँ यहाँ पे पे रोल है। मेन किरदार या जिम्मेदारी तो पेरेंट्स पे आ Yes, गई ना। लेकिन यहाँ पे आप पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि हर बच्चा जो थोड़ा सा बल्की हो, माँ कितनी खुश होती है सेहत कि कितनी सेहत अच्छी है। है बच्चे की। बेसिकली वो सेहत नहीं डॉक्टर है, के पास जाके पहला सवाल इधर कि हमारा बच्चा जो है वो कमजोर हो रहा है कमजोर जी। हो रहा है। अब कई हैं थिन बिल्ड हैं, डॉक्टर साहब ये तो पीला हो गया, इसको तो ये, तो हम खुद भी तो प्रमोट कर रहे हैं ना। जब माँ बाप को पता है कि हमारी बेटी जो है वो सिर्फ फास्ट फूड डिपेंडेंट है या मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, तो अपने बच्चों को हमें रोकना है। स्कूलों में अब यही हो रहा है, वो बाहर जाते हैं सब फास्ट फूड है। अच्छा, और चूंकि इसमें आसानी है, आई एम अ मदर ऑफ 3, तो मैं हमेशा अपनी बड़ी बेटी से ये ज़रूर पूछती हूँ कि आपके फ्रेंड्स या क्लास में और बच्चे क्या लंच बॉक्स लेकर आए। तो यूजुअली उसका जवाब ये होता है कि कोई डोनट लेके आया, कोई केक लेके आया, कोई मतलब सब जंक फूड जो पैकेट वाली चीज़ें होती हैं। तो यूजुअली ज़्यादातर क्लास के बच्चे वही लेकर आते हैं। ऐसा तो ही जब मैं है। पीटीएम में उसकी टीचर से मिली, तो उसके टीचर ने मुझे बताया कि सेलिना का लंच बॉक्स देखते हुए बाकी क्लास के बच्चों में ये हैबिट डेवलप हुई कि वो आलमंड्स और जो है वॉलनट्स और जो क्यूकम्बर्स हैं वो लाना मतलब शुरू हो गए। सो ये पेरेंट्स को थोड़ी सी जिम्मेदारी, यहाँ पे जितने पेरेंट्स देख रहे हैं, जिन तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है, कि हम अपनी आसानी तो हमें लगती है कि हम पैकेट वाला बच्चों को खाना दे देते हैं, लेकिन वो एक्चुअली हम अपने बच्चों को जहर दे रहे होते हैं। उससे अच्छा है कि आप आसान कर दें, नट्स बनाने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, बल्कि और वो बच्चों के लिए हेल्दी या हर चीज़ का पोर्शन में जो इस्तेमाल है, ये कलेक्टिव टीम एफर्ट एफर्ट है। यस, इसमें माँ बाप का। और इसमें अगली बात मैं कहूँ, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट उठाया, मैं अपने बच्चों का भी सुबह देखता हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी वर्किंग वुमेन है उनके पास तो बड़ा आसान डिफेंस है कि जी सुबह नौकरियों पे साहब ने जाना होता है, टाइम नहीं है बनाने का, तो इसलिए जो ये सारी फूड जो बनी बनाई है, डॉक्टर साहब आप आई उसको एम अ वर्किंग मॉम, सो ये तो मेरे लिए तो ज़्यादा मैं मुश्किल वही है, अभी बट बात कर रहा हूँ ना। यस। अब देखें, मैंने अपने बच्चे से एक दिन पूछा, मैंने कहा जी कि आपका स्कूल का कोई बना हुआ मेन्यू? उन्होंने कहा जी यस, इस दिन हमने वेजिटेबल लेके जानी है, इस दिन फ्रूट लेके जाना है। अच्छा, अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? घर से माँ दे के भेज रही है, तो अगर वो उस दिन फ्रूट डे है तो वाई नॉट वो फ्रूट क्यों नहीं दिया जा रहा? और अगर स्कूल में टीचर चेक कर ले कि आज बेटा आपका तो फ्रूट डे था, तो आप आज फ्रूट क्यों नहीं लेके आए, उसकी जगह पे ये क्यों है, तो चीज़ों को दुरुस्त किया जा सकता है। लेकिन नहीं, नतीजा ये है कि मेरे घर की मिसाल, मेरा बेटा अभी तक फ्रूट नहीं खाता। उसकी मैं समझता हूँ कि हमारे घर से गलती हुई है। He's in HSN। अब उसकी एक पूरा फ्रेम मौजूद है, लेकिन उसको अप्लाई हम नहीं कर सके। जब नो ही इज ग्रोन अप, लेकिन वहाँ पे फॉल्ट जो है वो फॉल्ट एक हमारे एंड पे आ जाता है। तो इसलिए ये चीज देखें, पहला काम है हमें एडमिट भी करना चाहिए। अब मैं डॉक्टर हूँ, मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, तो अगर हम ये डिनाइल में चले जाएं अगर, यस, तो दैट इज रॉन्ग। अब कई दफा डिस्कशन घर में बैठे होती है कि यार ये मिस्टेक हमसे हुई है, तो ये नाजरीन के लिए भी है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों पे पूरी तवज्जो रखनी है। कहते हैं कि समझदार इंसान वो होता है जो कि ना अपने एक्सपीरियंस से बल्कि दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख के अपने खुद गलती ना करे। प्रोग्राम में 2022 या 21 का एक पेपर का बताया था रेफरेंस कि पाकिस्तान में इस वक्त 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल गोइंग जो हैं वो मोटापे का शिकार है। बिल्कुल। अब क्या प्रॉब्लम है कि हम शुगर में ऑलरेडी प्रेवलेंस में कहाँ तक पहुंच गए हैं, और ऊपर से ये जो हमारी
बच्चों वाली जो एक पब्लिक है, ये मोटापे में आके इनमें से मेजॉरिटी फिर डायबिटीज को एक्वायर करेंगे ना, क्योंकि इनके हर घर में एक पेरेंट तो डायबिटिक होगा ही होगा। करेक्ट, ठीक। तो हमें इन चीजों पर बहुत अमल करने की जरूरत है अगर हमें जब अपनी अगली अगर नस्ल हम को बचाना है और बचाना है तो। अपने बच्चों को, अगर आप, तो ये आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अल्कोहल के हवाले से और स्मोकिंग के हवाले से, जो कि मुझे लगता है कि हम उस पर प्रॉपर डिटेल में बात नहीं कर पाए। एक टाइम आता है हम सबकी ज़िंदगी में जिसको एक टर्म या एक नाम दे दिया गया है, जिसको हम मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं। जब हमें लगता है कि अब हम अपने नियर 40s हैं या 40s को टच कर रहे हैं और अब हम उस तरह से यंग नहीं रहे। ख़वातीन यूजुअली ज़्यादा ज़रा कॉन्शियस हो जाती हैं और इस उम्र में आके हम वो काम, अक्सर लोगों को ही देखा है हमने कि वो करना शुरू हो जाते हैं जिससे वो ये फील कर सकें, महसूस कर सकें कि दैट दे आर स्टिल यंग। और अभी जिस तरह का हमारा दौर अभी चल रहा है, हम बहुत लिबरल और ओपन माइंडेड लोग हो चुके हैं, तो ऐसे लोग पार्टी करते हैं या वो स्मोकिंग भी करेंगे, वो अल्कोहल भी करेंगे, अपने आप को यंग फील करवाएंगे कि हम बहुत चिल हैं, चाहे उनकी बॉडी उस तमाम चीज़ों को सूट कर रही है या नहीं कर रही, चाहे वो चीज़ उनको हैप्पीनेस दे रही है या नहीं दे रही, बट दे आर डूइंग दैट। तो इसमें जो लोग स्मोकिंग और अल्कोहल कर रहे हैं और हम डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों को फिर आप क्या मैसेज देंगे? बहुत सेंसिटिव टॉपिक ये आपने इस वक्त उठाया है, ये एक पॉइंट है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि अगर हम मुसलमान थोड़ा सा अपने रिलीजन की तरफ नज़र दौड़ाएं तो अल्लाह ताला ने अल्कोहल को मुसलमानों के ऊपर हराम करार दिया। अब अल्लाह ताला की जो विज़डम है उस पे तो कोई मुसलमान नाउज़ुबिल्लाह शक नहीं कर सकता। पहले नंबर पर तो हम मुआशरा इस चीज़ से बड़ा महफूज समझते थे अपने आप को, थे कि शुक्र है कि वो चीज़ जो कि इंसानी जिस्म के लिए गलत है, ठीक नहीं है, वो हमारे मज़हब की तरफ से ही बैंड है। बट अनफॉर्चुनेटली जो आपने अभी बात की कि जिस तरह हमारा ये लिबरल माइंड और ये सारी चीज़ों की तरफ जो कल्चरल हमारी मॉडिफिकेशन हुई है, उसमें आकर ये सारी चीज़ें हमारे अंदर काफ़ी हद तक ऐड ऑन हो गई। अब आप एक चीज़ है कि देखें, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर आप स्मोकिंग से, अल्कोहल से या किसी भी चीज़ से अपने आप को जो उस वक़्त की फीलिंग जो आपने बात की है, हैप्पीनेस, सैटिस्फाइड रखना चाहते हैं, दैट इज़ योर फीलिंग। इट डज़ नॉट मीन कि वो एक्चुअली आपके लिए हकीकत में अच्छा कर रही है या नहीं कर रही, नंबर 1। नंबर 2, अगर आर्जी तौर पर आपने उस चीज का उस वक्त फायदा उठाया लेकिन लॉन्ग रन में मुस्तकबिल के लिए वो चीज अच्छी नहीं, तो भी आप फायदे में नहीं। अब हम बीइंग अ ह्यूमन नफ्सियाती तौर पर यही सोच रहे हैं कि मुझे इस वक्त, अब लोगों के पास एक बहाना है, ओ जी किसी को नौकरी का स्ट्रेस है, किसी को कुछ स्ट्रेस है, कभी कुछ, ये पूरी दुनिया में होता है, पाकिस्तान ही सिर्फ उसमें नहीं ना। लेकिन उसका हल क्या है कि आप नशा करना शुरू कर दें, आप शराब पीना शुरू कर दें, आप सिगरेट पीना शुरू कर दें। नो, इसको हम जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। अब क्या होगा शुगर के साथ कि ये जो अल्कोहलिक हैं, जितना जितना अल्कोहल, ये आपको शुरू में तो नहीं बताएगा। आपकी अगर सेहत अच्छी है, आप कंज्यूम कर रहे हैं, आप पार्टीज कर रहे हैं, लेकिन वो केमिकल, वो सब्सटेंसेस आपके जिस्म में, ब्लड में जाकर असरात कर रहे हैं। अब अल्कोहल के 2 मेन ऑर्गन हैं, लिवर और लबलबा। पढ़ लें, गूगल सबके पास है। तो जब हमने लबलबे की बात की थी, पैंक्रियाज की, तो पैंक्रियाज का तो सीधा ताल्लुक ही इस चीज के साथ है। अब वो शख्स अगर पहले से ओवरवेट है, पहले से वो अपने घर से डायबिटीज की जीन्स कैरी कर रहा है, प्लस उसने एड ऑन हैबिट एक ये ऐड कर लिया है, प्लस उसने सिगरेट ऐड, तो उसने कसर कौन सी छोड़ी डायबिटिक ना होने की? वो होगा। और उल्टा नुकसान ये होगा, एक बात मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर लबलबे का इन्फेक्शन हो जाए, जिसको हम पैंक्रियाटाइटिस कहते हैं, वो इन्फेक्शन की वजह से, जरासीम की वजह से हो जाए, वो अल्कोहल की वजह से डैमेज हो जाए, ये बड़ा सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम होता है। कई लोग हैं इस वक्त
जो कि आप लिवर स्पेशलिस्ट की अगर आप देखें कि जो जिगर की बीमारियों के साथ, तो उसमें एक पोर्शन अल्कोहलिक्स का मौजूद है कि जो उससे लिवर डैमेज करा के बैठे हुए हैं। लेकिन नबिया बात ये है, जब आपने डैमेज कर लिया तो मेरी गुजारिश ये है, टाइम दुनिया का कोई डॉक्टर वापस नहीं कर सकता। आपकी उस हेल्थ को जिसमें आप चिल कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, वो वापस नहीं कर पाएगा कोई डॉक्टर। तो हमारी सोच ही हमें बचा सकती है, हमारी नीयत हमें बचा सकती है। अवॉइड करें इन चीज़ों को। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये जो स्मोकिंग का इशू है, आपको पता है ये स्कूल कॉलेजेस, डॉक्टर साहब अब स्मोकिंग हमारी जो आने वाली नस्लें नस्ल है जिसने इस मुल्क को संभालना है, जिन्होंने हमें रिप्लेस करना है, वो अभी से अब Already. आज मैं ना एक चीज बड़ी हैरानकुन एक व्लॉग सुन रहा था कि अब उसकी रिप्लेसमेंट में कुछ स्कूल के बच्चों में ऐसी चीजें भी डिटेक्ट हुई कि वहां पे एक निकोटिन की टैबलेट्स। डॉक्टर साहब आइस बहुत कॉमन, अब तो उफ। बहुत कुछ हो चुका है। तो ये वो बच्चे क्या करेंगे जी? ये क्या ये मुस्तकबिल है, इन्हीं में से डॉक्टर बनना है ना लोगों ने, इन्हीं में से इंजीनियर बनना है। वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। तो हमें यही वो लाइफस्टाइल की हम बात कर रहे हैं बिल्कुल कि अगर हमने बचना है तो यहाँ पे और वालिदैन और हमारी टीचर्स, जनरेशन तब अडॉप्ट करेगी जब वो घर में प्रैक्टिस करते हुए पेरेंट्स को देखेगी। डॉक्टर साहब हम वाइंड अप करेंगे हमारे प्रोग्राम को, और जो हमारे प्रोग्राम में ऑब्वियसली मैं चाहूँगी कि अब बात करें जो हमने स्टार्ट जहाँ से लिया। हमने टाइप 1 डायबिटीज़ की बात की, टाइप 2 डायबिटीज़ की बात की, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ को मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा कवर करें इसमें, और हमने जो प्री डायबिटिक है उनको भी हमने कवर किया। तो अब कौन से वो लोग हैं जिनके जो डायबिटीज़ है या जो अगर प्री डायबिटिक है उसको रिवर्स किया जा सकता है या उसको रोका जा सकता है, तो ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं, कंडीशंस हैं, चीज़ें हैं जो आप उनको बताना चाहेंगे? बहुत अहम आपका सेगमेंट। अब टाइप 1 ट्रीटमेंट उसका इंसुलिन होता है, लोगों को डरने की जरूरत नहीं, उससे वो कंट्रोल तो करे ना, पहला काम तो ये है। ठीक। टाइप 2 टैबलेट्स के साथ गुजारा, अगर नहीं तो टैबलेट्स के साथ इंसुलिन को ऐड किया जा सकता है। लेकिन ये जो स्टेप मैंने बताया है ये तीसरे नंबर का स्टेप है। हर बंदा, हम में से पाकिस्तानी अब बच्चे माशाल्लाह सारे स्कूल गोइंग जिनके घरों में हैं, वो गूगल बड़ी आसानी से सर्च कर सकते हैं। पहला जो डायबिटीज के ट्रीटमेंट पर पता क्या लिखा हुआ है? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें डाइट और वर्जिश। शुगर के हर मरीज को और हर सेहतमंद बंदे को 1.5 घंटा रोजाना अपने जिस्म को देना चाहिए। वो जिम की शक्ल में है, वो वॉक की शक्ल में है। ये वो चीजें बयान कर रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपने रिवर्स होना। अगली बात, गेस्टेशनल डायबिटीज। ये बेसिकली जब खवातीन हामला होती हैं तो उनमें जब ये शुगर आती है तो ये एक वार्निंग साइन होता है। यूजुअली तो जैसे ही डिलीवरी हो जाती है और उसके बाद ये लेवल वापस नॉर्मलाइज हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी को गेस्टेशनल डायबिटीज हो रही है तो वो अपने मुस्तकबिल में सोच ले कि वो डायबिटिक हो सकते हैं। अब करना क्या होगा? उनको सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसी वक्त से वो खवातीन अपने लाइफस्टाइल को अपना लें, अपने वेट को। हमारे यहाँ खवातीन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बताने लगा हूं आपको, 90% से ज्यादा खवातीन इस मुआशरे की मोटापे का शिकार है। इस पर आप एग्री करेंगी। अब मैं मरीजों से कहता हूं जी आपका तो वजन, और डॉक्टर साहब शादी तो बाद ही होया है। डॉक्टर साहब बच्चे पूरी दुनिया में प्रेगनेंसीज होती हैं, पाकिस्तान कोई अलग मुल्क नहीं है। अल्लाह ताला ने हर खतून का, वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, निजाम जिस्म का एक ही रखा है। करेक्ट। ठीक है, फर्क तो ये है कि हम कलमा गो हैं और वो कलमा गो नहीं है। ठीक है, तो अगर वो अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं, वहां पे तो पहचानना मुश्किल है कि ये शादीशुदा है भी कि नहीं है, और 2-2 बच्चे होते हैं। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम वही है, डाइट, खुराक का। आप प्रेगनेंसी में क्या कर रहे हैं? बस खा रहे हैं। खाना भी नहीं जी, पंजीरियां, घी, देसी, और उस खतून को हिलने नहीं देना। मैंने कहीं मेडिकल साइंस में ये चीज नहीं पढ़ी। और उससे क्या है कि इन 9 महीनों में आप इतना वेट गेन कर चुके हो, उतारना मुश्किल है, कि जो बाद में उतारना मुश्किल है, और यही एक रिस्क फैक्टर है कि आप डायबिटीज हो जाती है। अगली बात आ गई जी प्री डायबिटीज। प्री डायबिटीज बेहतरीन पॉइंट है रिवर्सल का।
अगर हम इस पे भी काम कर लेना, और हमारी अगर 3 करोड़ से तादाद जो कंफर्म डायबिटीज की हो गई है, और अगर पाइपलाइन में कोई करोड़ 1.5 करोड़ लगा हुआ है, वो करोड़ बच सकता है अगर आज की हमारी बातों पे अमल कर लें कि वो अपनी जिस्म को थकाना शुरू कर दें, चल फिर के, वर्जिश करके, जिम करके, अपनी खुराक से ये जो कैलोरीज वाली चीज़ें, मोटापे वाली चीज़ें, इनको निकाल दें, सब्जियों को अपना लें, एक्टिव लाइफस्टाइल में चले जाएं। और प्री डायबिटीज ऐसी चीज है कि आप यहां पर अच्छा सिर्फ लाइफस्टाइल, दवाई की जरूरत यहां पे नहीं है। अच्छा, अब नई गाइडलाइन ये कह रही है कि ऐसे मुआशरों में ऐसे लोगों को वो कह रहे हैं कि फिर आप ट्रीट करना शुरू करें। उसकी वजह यह है कि अगर प्री डायबिटीज के टाइम पर ही वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे विद द डाइट एंड बाकी लाइफस्टाइल के साथ, तो फिर उनको यहीं पे कंट्रोल करें ताकि मुस्तकबिल की कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। तो जो सवाल आपने बनाया कि रिवर्सल इसी सूरत में मुमकिन है कि मोटापे से निकलें, स्मोकिंग छोड़ दें, अल्कोहल की बात हमने की है, जान छुड़ा लें अपनी जिंदगी से, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने का। अच्छा, वॉक आपका ब्लड प्रेशर कम कर देती है, आपका स्ट्रेस रिलीव कर देती है 100%। हम इस पे आ ही नहीं रहे। आप डेली 1.5 घंटा चलना शुरू कर दें तो रिजल्ट्स आखिरी सिर्फ एक पॉइंट बता के, मेरे 2 मरीज ऐसे हैं जिन्होंने मुझे हैरान कर दिया। एक का ताल्लुक सियालकोट से है, एक का ताल्लुक फैसलाबाद से है। वो एक की उम्र को 32 साल होनी है और दूसरा 34 साल का है, डायबिटिक हो गए। HbA1c एक का 13 निकला और दूसरे का 11 निकला, जो कि नॉर्मल 6 से ऊपर नहीं होता। मैंने उनको, चूंकि वो अपनी मदर को, एक फादर को लेके आ रहा था, वो गुर्दे के मरीज थे, तो उन्होंने अपने रूटीन में टेस्ट करा लिए। मैंने उनको प्रेस्क्रिप्शन लिख के दिया, टेस्ट लिख के दिए, वो चले गए। महीने के बाद उनमें से एक आया, पहले सियालकोट वाला, तो बड़ा खुश, शुगर का चार्ट बना के लेके आया और मैं भी हैप्पी। फास्टिंग आइडियल कंट्रोल, रैंडम आइडियल कंट्रोल। मैंने कहा यार कमाल हो गया, आपने बड़ा अच्छा किया है, दवाई नहीं छोड़नी। पता उसने मुझे क्या जवाब दिया? डॉक्टर साहब मैं तो दवाई खादी नहीं। मैं चौंक गया। मैंने कहा यार तूने नुस्खा ही नहीं इस्तेमाल किया। तो फिर ये कहता डॉक्टर साहब जो आपने बातें मुझे बताई थी ना, मैं इस दिन सोच के गया था कि मैंने दवाई नहीं खानी, लाइफस्टाइल से मैंने अपनी लाइफस्टाइल को आपकी बातों पे अमल करना है। ये हजारों में, लाखों में 1-2 ही ऐसे निकलते हैं पाकिस्तान मोटिवेशन हाई होती है। आप ये देखें कि इस वक्त उस बंदे का HbA1c 6 है विदाउट मेडिकेशन। डेली 5 किलोमीटर वो वॉक करता है, डेली 1 घंटा वो जिम करता है, सब्जियां उसकी खुराक हैं, उसने सारा घी तेल छोड़ दिया हुआ है और उसका वजन भी ऐसे, वो मेरे से भी स्लिम है। दूसरी मिसाल मुझे हैरान किया फैसलाबाद में, कुछ अरसे के बाद वो आता है, सेम स्टोरी। तो मतलब ये हुआ नबीहा कि इट इज पॉसिबल अगर हम नियत कर लें और टाइमली इसको और हम इस चीज के ऊपर पूरा अमल कर लें। लेकिन यही मुश्किल काम है। डॉक्टर साहब, you explained this disease beautifully, और जिस डिटेल में, तफसील से, जिस आसान अल्फाज के साथ आपने हमारे देखने वालों को बताया, आई होप कि उनकी मोटिवेशन हाई हुई होगी, इस बीमारी को समझने में उनको आसानी हुई होगी, क्योंकि बीमारी को जब आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी हो, ताकि आप उसको पकड़ सकें और उसको ठीक कर सकें। थैंक यू सो मच। इसमें सिर्फ एक जो आपको पता है कि मैं हमेशा आखिर पे एक पैगाम होता है, डेफिनेटली, और वह पैगाम यही है सारी गुफ्तगू के बाद कि सेहतमंद मुआशरा ही सेहतमंद पाकिस्तान की निशानी है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और नहीं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। डॉक्टर अली सकलैन हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। आई होप कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।